चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं आपके केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस क्लास 10th चैप्टर 1 की सारी एक्सरसाइजेस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज का कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। दिया है 2PbO यानी कि लेड ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विद कार्बन इट गिव्स लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें पूछ रहा है कि इनकरेक्ट देखना है हमको, है ना। क्या पूछ रहा है कि लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो चलिए हम पहले इसको बना लेते हैं, किस तरीके से मैंने आपको सिखाया था उस तरीके से रिडॉक्स रिएक्शन पहले हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं क्या है इसमें। तो देखिए क्या हो रहा है इसमें, PbO था यानी कि यहां क्या रह गया Pb, तो क्या चीज हो गया रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो हम लिखेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, हमें पता है रिडक्शन कहलाता है। रिडक्शन, यहीं से वर्ड पकड़ लीजिए रिडक्शन, यानी कि PbO क्या हो गया गेट्स reduced। और हमको पता है द सब्सटेंस विच गेट्स reduced इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां देखिए यहां क्या हो रहा है कार्बन में, यहां कार्बन में क्या हो रहा है ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन। और यही से वर्ड पकड़ लीजिए ऑक्सीडेशन से, मींस कार्बन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड and the substance which gets oxidized is the reducing agent। कौन सा एजेंट होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये तो हमारा हो गया, पूरा हमने सॉल्व कर लिया। अब ये पूछ रहा है lead is getting reduced, no, lead oxide is getting reduced। देखिए gets reduced कौन, lead oxide, और ये पूछ रहा है lead is getting reduced, तो और इनकरेक्ट भी है, तो एक तो ऑप्शन ये हो गया। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये भी आपका क्या हो गया गलत हो गया, बिकॉज कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ध्यान दीजिए इस चीज पे। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट है। फिर कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, हाँ बिल्कुल सही बात है कि कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो ये आपका बिल्कुल सही है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, यस लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, देखिए तो ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन पूछा है फर्स्ट ऑप्शन में A एंड B, A एंड C, ABC या ऑल, तो हमें पता है कि हमारा आंसर ये है, तो ये आपका आंसर निकल के आ गया। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम गिव्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन। इस रिएक्शन में ये अगर हम ये रिएक्शन देखें तो किसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है। तो पता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो नहीं है। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि कंपाउंड जो होते हैं दो एलिमेंट्स के साथ होते हैं, जैसे हम बात करें बेरियम क्लोराइड या सोडियम सल्फेट, तो इस तरह से डबल करके जो है कंपाउंड के नाम होते हैं, उससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट होगा तो दोनों के बीच में होगा। तो यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए आयरन ऑक्साइड तो ठीक है, चलिए इसमें दो एलिमेंट्स हैं, लेकिन एल्यूमिनियम तो सिंगल है ना। यहाँ भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड दो एलिमेंट्स है, लेकिन यहाँ आयरन सिंगल है। ठीक है, तो हम ये भी हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता। और फिर आती है बात डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट, यहाँ तो दो रिएक्टेंट्स हैं, व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स, जब ब्रेक होते हैं किसमें, टू और मोर प्रोडक्ट्स में, तो हम क्या बोलते हैं डिकम्पोज हो गया है वो, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। तो यहाँ कोई सिंगल रिएक्टेंट तो है नहीं, या तो दो रिएक्टेंट्स है, तो दो रिएक्टेंट्स होने का मतलब ये भी नहीं जाएगा इसके साथ। फिर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, व्हेन हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो सच में क्या हुआ है इसमें, देखिए इसमें क्या हुआ है, एल्यूमिनियम आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी सीरीज अगर आप देखें, रिएक्टिविटी सीरीज में एल्यूमिनियम आयरन से ऊपर है, तो एल्यूमिनियम इजिली आयरन को आयरन ऑक्साइड से डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ जो है आपका देखिए आयरन जो है यहाँ आ गया और एल्यूमिनियम जो है यहाँ आ गया। ध्यान दीजिए एल्यूमिनियम इसके साथ आ जाएगा, आयरन डिस्प्लेस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से, तो एल्यूमिनियम ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
What happens when dilute hydrochloric acid is added to iron filings? Take the correct answer. हाइड्रोजन गैस, तो इसको मैं करके दिखाती हूँ आपको. इसको हम रब कर देते हैं. क्वेश्चन है कि what happens when dilute hydrochloric acid, HCl की बात हो रही है, is added to iron filings, यानी कि Fe की बात हो रही है. It gives FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस. ठीक है, तो इसको हम कैसे बैलेंस करें? 2 ये हो गया, ये हो गया, आपके इक्वेशन बैलेंस हो गई. देखिए हाइड्रोजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन यहाँ भी 2 है, आयरन 1 है, आयरन यहाँ भी 1 है. ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि टिक द करेक्ट आंसर. क्या करेक्ट आंसर होगा? हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस. बिल्कुल सही बात है. हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर फॉर्म्ड. तो हमारा आंसर तो पहले ही हो गया. तो ये बाकी तो कोई क्वेश्चंस देखिए, बाकी तो कोई मतलब ही नहीं हुआ. क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस, फालतू की बात है. ये भी फालतू की बात है. नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, ये भी फालतू की बात है. तो याद रखिएगा क्या है हमारा आंसर. हमारा आंसर है हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? व्हाई शुड द केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस्ड? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है और इसको कैसे, हमें क्यों इसको बैलेंस करना चाहिए? तो देखिए, केमिकल इक्वेशन जो है बेसिकली वो होती है जो इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हर एलिमेंट में बोथ साइड्स, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड, एरो के लेफ्ट हैंड साइड और एरो के राइट हैंड साइड, दोनों तरफ जो है नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होने चाहिए. और अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हमने 9th पे पढ़ा था. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट एंड एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड. ना तो हम एटम्स को बना सकते हैं, ना हम एटम्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. ना तो हम मैटर को बना सकते हैं, ना हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन अ केमिकल रिएक्शन, एंड टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. यानी कि जो मास हमारा इसका होगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, वही मास वाटर का होगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम. यानी कि ये जो आपकी जो ये वर्ड फॉर्म में जो इक्वेशन लिखी है, इसको हमको फॉर्मूले फॉर्म में लिख के और इसको यानी कि इक्वेशन बना के और इसको बैलेंस करना है. तो चलिए हम पहला स्टार्ट करते हैं. पहला है हमारा ए. आंसर हम लिखते हैं ए. हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है, यानी कि H2. तो ये गैस है हाइड्रोजन गैस प्लस कंबाइंस मतलब प्लस विद नाइट्रोजन. नाइट्रोजन N2, ये भी मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है. तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहना मतलब गैस जो है H2 अपने 2 एटम से साथ रहेगी, नाइट्रोजन अपने 2 एटम से साथ रहेगी टू फॉर्म अमोनिया. अमोनिया मतलब NH3. ठीक है, तो ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई. अभी इसको बैलेंस कर लेते हैं. नाइट्रोजन कितना है यहाँ? 2. नाइट्रोजन यहाँ 1 है, तो हम यहाँ 2 लिख लें. ठीक है, नाइट्रोजन 2 और यहाँ पे नाइट्रोजन 2 हो गया, तो नाइट्रोजन बैलेंस हो गया हमारा. हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 3 6. 2 3 6, तो यहाँ 2 है, मैं यहाँ 3 लिख दूं, तो 3 2 6. तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई. नेक्स्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस. आंसर इसका बी. हाइड्रोजन सल्फाइड गैस यानी कि H2S जो है किस फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में है. बर्न्स इन एयर. एयर के बाद जब भी आएगी तो हम क्या लिखेंगे? O2. बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर, यानी कि क्या दिया है? H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2. तो वाटर हमारा लिक्विड के फॉर्म में है एंड सल्फर डाइऑक्साइड हमें पता है गैस होती है, ऑक्सीजन भी गैस होती है. चलिए बैलेंस करते हैं इसको. अगर हम यहाँ देखें इक्वेशन में तो ऑक्सीजन कितना है? 2 और यहाँ कितना है? 1 प्लस 2 3. तो हम क्या करें? 3 यहाँ लिख दे, 3 2 6. 2 यहाँ लिख दे और 2 यहाँ लिख दे. कैसे? तो 3 2 6 हो जाएगा, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, 2 2 4, तो 4 प्लस 2 कितने हो गए? 6. तो इधर भी ऑक्सीजन यानी कि राइट हैंड साइड भी ऑक्सीजन कितने हो गए? 6. और लेफ्ट हैंड साइड भी ऑक्सीजन कितने हो गए? 6. तो देखिए हाइड्रोजन अब देखते हैं, हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 2 4. तो यहाँ 2 है, तो मैं यहाँ 2 लिख दूं, तो 2 2 4. सल्फर कितना है? 2. तो सल्फर यहाँ भी देखिए 2. तो इक्वेशन हमारी ये बैलेंस हो गई.
नेक्स्ट इक्वेशन है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2 रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट यानी कि Al2SO4 whole thrice to give aluminium chloride AlCl3 and a precipitate of barium sulfate। बेरियम सल्फेट के जो है ये प्रेसिपिटेट बने यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम इसको एरो शो करेंगे तो बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट बने। अब इसको हम बैलेंस कैसे करें? एल्यूमिनियम 2 है तो यहाँ 2 लिख दे, एल्यूमिनियम हमारा बैलेंस हो गया। क्लोरीन कितना है 2 तो यहाँ कितने हो गए 2 3 6 और यहाँ कितना है 2 तो यहाँ 3 लिखते हैं तो 3 2 6 हमारा क्लोरीन भी हो गया। ठीक है, बेरियम कितना हो गया 3 तो बेरियम को हमें यहाँ 3 लिखना पड़ेगा तो बेरियम 3 हो गया। देखिए सल्फेट कितना हुआ, ध्यान दीजिए सल्फेट 3 है तो सल्फेट यहाँ भी 3 हो गया तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब देखिए नेक्स्ट है पोटेशियम मेटल। पोटेशियम मेटल यानी K with reacts with water यानी कि H2O to give potassium hydroxide यानी KOH and hydrogen gas plus H2 हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो पोटेशियम यहाँ क्या है मेटल है तो हम यहाँ अगर इसको देखिए कैसे बैलेंस करें, हाइड्रोजन यहाँ 2 है पर यहाँ कितने हैं हाइड्रोजन 1 प्लस 2 3 हो गए हाइड्रोजन यहाँ। तो अगर मैं यहाँ 2 लगा दूं तो अब हाइड्रोजन कितने हो गए 2 प्लस 2 4 तो यहाँ मैं 2 लिख दूं तो 2 2 4। ठीक है, पोटेशियम कितना हो गया 2 तो पोटेशियम को मैं यहाँ भी 2 लगा दूं तो 2 पोटेशियम यहाँ। ऑक्सीजन कितने हो गए 2 ऑक्सीजन यहाँ भी 2 है। देखिए तो हाइड्रोजन भी हमारा ये इक्वेशन हमारे बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया है, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया है एंड पोटेशियम भी बैलेंस हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बैलेंस करते हैं इन इक्वेशंस को। ये है नाइट्रिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर। तो कैसे बैलेंस करें? देखिए नाइट्रेट NO3 के नीचे क्या लिखा है 2 तो हमारा नाइट्रेट ये है NO3 इसके आगे हम 2 लगा दें तो पूरा नाइट्रेट हमारा बैलेंस हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन कितने 2 प्लस 2 तो कितने हो गए 4 तो मैं यहाँ 2 लगा दूं तो 2 2 4। ऑक्सीजन कितने हैं क्योंकि हम नाइट्रेट का ऑक्सीजन अब इंक्लूड नहीं करेंगे इसमें, इसका ऑक्सीजन इंक्लूड करेंगे तो ये कितने हैं 2 तो ये भी यहाँ भी देखिए ऑक्सीजन जो है 2 हो गए। कैल्शियम 1 कैल्शियम यहाँ भी 1 तो इक्वेशन हमारी वाली बैलेंस हो गई। ठीक है, नेक्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर क्या बना? देखिए यहां अगर हम बात करें तो यहाँ सोडियम कितना दिख रहा है आपको 2 तो यहां मैं 2 लगा दूं तो सोडियम हमारा बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं 1 ऑक्सीजन अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है तो मैं यहाँ 2 लगा दूं क्योंकि यहाँ भी मेरा ऑक्सीजन 2 होने चाहिए तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। देखिए यहाँ 2 और यहाँ भी 2। ठीक है, अब हम देखें तो हाइड्रोजन कितने हो गए 2 2 4 तो हाइड्रोजन यहाँ भी 2 देखिए यहाँ भी 2 प्लस 2 कितने हो जाते हैं 4 तो हाइड्रोजन यहाँ बैलेंस हो गया हमारा। सल्फेट के नीचे कुछ नहीं है तो सल्फेट एसिडस मानेंगे हम यहाँ तो यहाँ भी हम कुछ नहीं लिखेंगे सल्फेट एसिडस रहेगा तो देखिए इक्वेशन वाली भी बैलेंस हो गई आपकी। ठीक है, अब देखिए NaCl प्लस AgNO3 यानी कि सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट ये पूरी इक्वेशन बैलेंस्ड है। Ag एक हो गया 1 1 Cl 1 सोडियम 1 नाइट्रेट एसिडस रहेगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपकी बैलेंस है। बेरियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, बेरियम सल्फेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या हो जाएगा? Cl यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लगा दे हम। ठीक है, तो Cl हमारा 2 हो गया और यहाँ भी Cl हमारा 2 हो गया। हाइड्रोजन कितने हैं 2 तो हाइड्रोजन हमारे यहाँ भी 2 है। बेरियम 1 बेरियम यहाँ भी 1 है। सल्फेट 1 सल्फेट यहाँ भी 1 ही है, 1 ही मानेंगे और क्या बोलेंगे क्योंकि देखिए ना सल्फेट के ऊपर यहाँ कुछ भी नहीं है नीचे की तरफ तो ये रिएक्शन अब बैलेंस्ड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH whole twice
when reacts with carbon dioxide it gives calcium carbonate CaCO3 plus water H2O। ठीक है, अब ये कैसे करिए इसको बैलेंस। कैल्शियम एक है यहाँ, कैल्शियम यहाँ भी एक है। ऑक्सीजन की बात करें 2 + 2 4 और यहाँ कितने 3 + 1 4, तो ऑक्सीजन यहाँ भी बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन 2, तो हाइड्रोजन हमारा यहाँ भी 2 है, तो ये इक्वेशन आपकी बैलेंस है। कार्बन देखिए एक, तो कार्बन यहाँ भी एक, इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड है। नेक्स्ट जिंक, when reacts with silver nitrate AgNO3 it gives zinc nitrate ZnNO3 whole twice plus silver यानी कि Ag। तो कैसे करें, नाइट्रेट के यहाँ देखिए ब्रैकेट के बाद क्या लिखा है 2, तो हम यहाँ 2 लगा दें तो नाइट्रेट हमारा यहाँ पूरा बैलेंस हो गया। अब सिल्वर 2 हो गया तो सिल्वर के आगे हम यहाँ 2 लगा दें, सिल्वर भी बैलेंस हो गया। जिंक एक है तो जिंक यहाँ एक ही रहेगा, इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2 gives एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस कॉपर Cu। तो देखिए क्लोरीन कितना है, यहाँ 2 है, यहाँ क्लोरीन 3 है। ठीक है, तो यहाँ मैं 2 लगा दूं और यहाँ मैं 3 लगा दूं, तो 3 2 6, 2 3 6, तो क्लोरीन हमारे यहाँ बैलेंस हो गया। कॉपर कितना है 3, तो मैं यहाँ 3 लगा दूं, कॉपर बैलेंस हो गया। एल्यूमिनियम कितना है 2, तो मैं यहाँ 2 लगा दूं, एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया, इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2, पोटेशियम सल्फेट K2SO4 gives बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl। तो क्लोरीन कितना है 2, क्लोरीन यहाँ 1 है, यहाँ 2 लगा दूं मैं, तो क्लोरीन मेरा बैलेंस हो गया देखिए। और पोटेशियम 2 हो गया, तो मैं पोटेशियम देखिए यहाँ भी 2 है, अब देखिए तो पोटेशियम भी बैलेंस हो गया। बेरियम 1 है, तो बेरियम यहाँ भी 1 है। सल्फेट 1, यहाँ भी सल्फेट 1, तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। तो चलिए करते हैं। पहला पोटेशियम ब्रोमाइड KBr मीन्स पानी में मिला हुआ है, एक्वस है। बेरियम आयोडाइड BaI2 एक्वस गिव्स पोटेशियम आयोडाइड Ki gaseous प्लस बेरियम ब्रोमाइड BaBr2 सॉलिड फॉर्म में। इक्वेशन बैलेंस करते हैं। देखिए Ba आपका उतना ही है, यहाँ I2 है, तो हम क्या करें यहाँ 2 लगा दें, तो हमारा I2 और ये 2I बैलेंस हो गया। अब पोटेशियम कितना है 2, तो यहाँ मैं 2 लगा दूं तो पोटेशियम 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया। अब Br कितना हो गया 2, तो Br यहाँ भी 2 है। बेरियम 1 है, तो बेरियम यहाँ भी 1 है, तो देखिए इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। अब हमें ये बताना है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, ये कौन सी रिएक्शन है। तो देखिए पोटेशियम ब्रोमाइड 2 एलिमेंट्स है, बेरियम आयोडाइड 2 एलिमेंट्स है, पोटेशियम आयोडाइड 2 एलिमेंट्स है, बेरियम ब्रोमाइड 2 एलिमेंट्स है। मींस ये आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। कौन सी रिएक्शन है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है जिंक कार्बोनेट ZnCO3 सॉलिड फॉर्म में गिव्स जिंक ऑक्साइड ZnO सॉलिड फॉर्म में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस। तो जिंक यहाँ 1 है, जिंक यहाँ भी 1 है, कार्बन यहाँ 1 है, कार्बन यहाँ भी 1 है, ऑक्सीजन 3 है, तो ऑक्सीजन देखिए 2 + 1, ऑक्सीजन यहाँ भी 3 है, तो ये इक्वेशन आपकी बैलेंस्ड है। फिर पूछा है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। हमें पता है कि कोई रिएक्टेंट जब या फिर कोई सब्सटेंस जब 2 या 2 से ज्यादा चीजों में टूटता है तो हम उसको क्या बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन
रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोजन यानी कि H2 गैसियस फॉर्म में है प्लस क्लोरीन Cl2 गैसियस फॉर्म में है, गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड HCl गैसियस फॉर्म में है। बैलेंस करें तो देखिए 2 यहाँ है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के आगे 2 लगा देंगे, तो Cl2 है तो 2 अपने आप Cl यहां भी हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। अब कौन सी इक्वेशन है ये? जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है मैग्नीशियम Mg सॉलिड फॉर्म में है प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl एक्वस फॉर्म में है, गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन गैस। तो देखिए क्लोरीन कितना है यहाँ 1, यहाँ क्लोरीन कितना है 2, तो यहाँ मैं 2 लगा दूं, मेरा क्लोरीन जो है बैलेंस हो गया। यहाँ मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम यहाँ भी 1 है, हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है, तो मेरी इक्वेशन बैलेंस। बट रिएक्शन कौन सी है ये? देखिए when a highly reactive element displaces less reactive element, जो highly reactive element होता है जो डिस्प्लेस कर देता है less reactive element को, तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। तो बेसिकली ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। हमें कैसे पता चला? क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम ऊपर है हाइड्रोजन से, मैग्नीशियम जो है ये मैग्नीशियम ऊपर है हाइड्रोजन से, तो क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम जो है क्लोरीन के साथ मिलके अपना एक एक्वस सॉल्यूशन बना लेगा और देखिए हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। तो ये जो है आपकी रिएक्शन कौन सी हो गई? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस? गिव एग्जांपल्स। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस होती है? ये वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें हीट बाहर निकलती है। तो इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन heat is evolved during the reaction which is indicated by plus heat। यहाँ देखिए on the right hand side एरो का ये वाला पोर्शन जो है यानी प्रोडक्ट्स जो है हम बोलेंगे राइट हैंड साइड, और एरो के लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट्स बोलेंगे हम, ठीक है। तो ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, तो राइट हैंड साइड पे प्लस हीट का साइन है, इट मीन्स क्या है? ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है यानी हीट बाहर निकल रही है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है? ये वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें हीट एब्सॉर्ब होती है और ये प्लस हीट साइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये प्लस हीट साइन से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये लेफ्ट हैंड साइड होती है एरो के लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस, मींस हीट अंदर लग रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? एक्सप्लेन। रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे है, एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ देखिए जब हम राइस, पोटैटो या ब्रेड लेते हैं तो हम कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में लेते हैं, और किस फॉर्म में वो टूटता है हमारी बॉडी में? जब डाइजेशन होता है तो ग्लूकोज के फॉर्म में। तो जब वो टूटेगा ग्लूकोज के फॉर्म में, तो ग्लूकोज जो है हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन है उसके साथ कंबाइन करके सेल्स के अंदर हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मीन्स इसमें हीट बाहर निकलती है। तो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज C6H12O6 एक्वस, हमारी बॉडी में तो वाटर रहता ही है, एक्वस प्लस O2 ऑक्सीजन के साथ मिलकर इट गिव्स क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी रिलीज करता है। तो याद रखिएगा कि रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि एरो के लेफ्ट हैंड साइड जो रिएक्टेंट होता है वो क्या होता है? वो टूटता है 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस में, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और उसका अपोजिट क्या हो गया कि जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन कर जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए स्टेप बाय स्टेप को पढ़ते हैं। इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन 2 और मोर सब्सटेंसेस, 2 या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। एक सिंगल प्रोडक्ट है एंड हीट इज इवॉल्व। इसमें क्या होता है? हीट जो है बाहर निकलती है, हीट इज इवॉल्व, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो नेक्स्ट है हमारा इन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन
एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स अगर हम कोई सब्सटेंस है, अगर वो ब्रेक डाउन होता है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक सिंगल सब्सटेंस है, लेकिन उस कंडीशन में उसको वो क्या चीज एब्जॉर्ब कर सकता है, वो हीट एनर्जी ले सकता है, वो लाइट एनर्जी के थ्रू डिकम्पोज हो सकता है, वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो है डिकम्पोज हो सकता है। तो यहाँ तीन तरह की डिकम्पोजिशन रिएक्शंस मींस तीन तरह की होती है, जिसमें हीट एनर्जी लगती है, लाइट एनर्जी लगती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगती है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं हीट एनर्जी की, कि अमोनिया हीट लेगा और किसमें टूटेगा, नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस में। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, write one equation each for decomposition reaction where energy is supplied in the form of heat, light और electricity। आपको वो रिएक्शंस बताने हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो, लाइट एब्जॉर्ब हो और इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब हो। तो किस तरीके से हम रिएक्शन बताएंगे। पहले रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है यहाँ सॉलिड फॉर्म में है, इसको हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं। इसने हीट एब्जॉर्ब की और किस किस में टूटा ये, कि कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में टूटा। कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि सॉलिड फॉर्म में टूटा, जिसको हम बोलते हैं क्विक लाइम और लाइम भी बोलते हैं इसको। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी टूटा, जो कि गैसियस फॉर्म में होता है। तो एक तो भी आपकी ये एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, यानी कि हीट को एब्जॉर्ब करके फिर डिकम्पोज हुआ, यानी कि ब्रेकडाउन हुआ इन दो सब्सटेंसेस में। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। सिल्वर क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में है, उसने लाइट को एब्जॉर्ब किया और लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद वो किसमें टूटा, वो सिल्वर और क्लोरीन में टूटा, क्लोरीन गैस। तो ये दो रिएक्शंस हैं हीट और लाइट की। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। नेक्स्ट थर्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वाटर है लिक्विड फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाई, तो क्या हुआ, किसमें टूटा ये हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस में टूटा। तो ये तीनों रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। ये डिकम्पोजिशन में क्वेश्चंस पूछते हैं इस तरह के, इस पे बेस कई तरह से क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इसको अच्छे से समझ के लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, राइट इक्वेशंस फॉर दीज रिएक्शंस। तो पहला अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन होती है। इन दिस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन होती है इसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि जो मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स में रिएक्टिविटी सीरीज है, वो प्लीज आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आप इजिली फाइंड आउट कर लेंगे कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक जो है वो कॉपर से रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा और अपना एक सॉल्ट सॉल्यूशन फॉर्म कर लेगा, अपना एक सॉल्ट सॉल्यूशन फॉर्म कर लेगा और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर को हटा देगा। तो इस तरह की रिएक्शंस जो होती है वो कहलाती हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, जिसमें हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। फिर आती है बात डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होती है जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस, मींस अगर मान लीजिए सिल्वर नाइट्रेट है, ये सोडियम क्लोराइड है, तो Na आपको पता है ये मेटल होता है और ये जो है नाइट्रेट आपका क्या है, पॉलीटॉमिक आयन है। तो सोडियम जो है नाइट्रेट के साथ अपना एक कंपाउंड बना लेगा, यानी कि Na पॉजिटिव होता है और नाइट्रेट आपको पता है नेगेटिव होता है, तो NaNO3 बना लेगा। और सिल्वर यहाँ ये मेटल है और यहाँ ये क्लोरीन नॉन मेटल है, तो सिल्वर क्लोराइड बना लेगा। याद रखिएगा हमेशा मेटल्स लेफ्ट हैंड साइड लिखे जाते हैं। देखिए यहाँ लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड है, और नॉन मेटल्स हमेशा राइट हैंड साइड लिखे जाते हैं। इस तरफ देखिए नाइट्रेट, क्लोरीन, देन यहाँ क्लोरीन, देन यहाँ नाइट्रेट। तो यहाँ जो है सिल्वर क्लोराइड जो है व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनेगा, सॉलिड फॉर्म में आपको दिखेगा प्रॉपर, और ये NaNO3 पानी में मिला हुआ रहेगा। तो ये जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। तो इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं जिसमें म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको। तो इसमें ये बात हो रही है कि रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, जब सिल्वर को रिफाइन करते हैं तो वो क्या होता है, वो रिकवर होता है। सिल्वर किससे रिकवर होता है, सिल्वर नाइट्रेट से मिलता है हमको, जिसमें ये जो कॉपर है ये सिल्वर को डिस्प्लेस कर देता है। क्या उसकी रिएक्शन क्या होगी, तो हमको पता है कि कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में सिल्वर से ऊपर है, तो कॉपर क्या करेगा, सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा और अपना एक सॉल्ट सोल्यूशन बना लेगा, अपना एक सॉल्ट सोल्यूशन बना लेगा कॉपर नाइट्रेट के नाम से, और ये एक्वस होगा, मीन्स पानी में मिला हुआ होगा, और जो आपको सिल्वर जो मिलेगा जिसको वो डिस्प्लेस करेगा वो सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। तो ये रिएक्शन, पहली रिएक्शन जैसे ये इज ऑल्सो नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। तो इसमें होता कैसे है कि ऑन मिक्सिंग द क्लियर सॉल्यूशंस ऑफ टू एनिक कंपाउंड्स, ये दो एनिक कंपाउंड्स हैं, अ सब्सटेंस व्हिच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी के अंदर इनसॉल्युबल है, इज फॉर्म्ड, ये बनता है, दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस, ये जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट बना है इसका, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में है ये नीचे सेटल डाउन हो जाता है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का ये साइन है, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन का ये साइन का मतलब क्या होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन का, कि ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, मींस इसमें प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हुए। तो ये जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है ये फॉर्म हुआ प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, मींस सॉलिड फॉर्म में, जो कि इनसॉल्युबल था पानी के अंदर, प्लस क्या बना, सोडियम क्लोराइड, जो कि पानी में मिला हुआ है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, इसको हम इस एरो से हमेशा इंडिकेट करते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो एरो होती है उससे इंडिकेट करते हैं कि ये प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हुआ। और इसी तरह के रिएक्शन को, ये जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, इनको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। मैंने आपको बताया था कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पहचानने का तरीका क्या होता है कि सोडियम सल्फेट, दो तरह के आपके देखिए, सोडियम मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, यानी कि बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, ये एनिक कंपाउंड्स जो है जब रहेंगे तो हम इनको क्या बात करते हैं, इनकी बात करते हैं कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देखकर ही पहचान लीजिएगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मेटल और नॉन मेटल की बात आती है, मींस एनिक कंपाउंड्स की बात आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद टू एग्जांपल्स ईच, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दोनों एग्जांपल्स बताने हैं हमको, इसके भी दो एग्जांपल्स बताने हैं और इसके भी दो एग्जांपल्स बताने हैं। तो पहला हम उठाते हैं ऑक्सीडेशन। यहाँ मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि यहाँ जो मैग्नीशियम है ये यहाँ क्या हुआ, यहाँ मैग्नीशियम सिंगल था, यहाँ इसने, यहाँ क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, यहीं से वर्ड पकड़िए कि ये जो है गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, तो मैग्नीशियम गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, तो यही की हम बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां क्या चीज ऑक्सीडाइज हुई, मैग्नीशियम। यहां बात करें तो यहां देखिए, यहां भी हम देखेंगे तो ये देखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, सेम ऑक्सीडेशन जो यहां था, ऑक्सीडेशन। यहां ये ऑक्सीडाइज हुआ ना, तो क्योंकि कॉपर के साथ ऑक्सीजन यहां ऐड हुआ ना, तो ये ऑक्सीडाइज हुआ, तो गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। अब हम करते हैं रिडक्शन का, यहां सिर्फ कॉपर रह गया, मींस क्या मतलब हुआ ये कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहां रिमूव हो गया ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन। और यहीं से वर्ड पकड़ लीजिए रिडक्शन से, यानी कि ये कॉपर ऑक्साइड गेट्स रिड्यूस्ड। यहां उधर जब हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन में तो गेन हो रहा था ऑक्सीजन, और यहां क्या हो रहा है, यहां लूज कर रहा है ऑक्सीजन। तो यहां भी देखिए जिंक ऑक्साइड था, यहां सिर्फ जिंक रह गया, यानी कि वही बात हुई, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, रिडक्शन। और यहीं से वर्ड पकड़ लीजिए रिडक्शन से कि जिंक ऑक्साइड गेट्स रिड्यूस्ड। ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको लेक्चर में पूरा ले लिया है, इसमें ये रिडक्शन, ऑक्सीडेशन यानी रिडॉक्स रिएक्शन पूरी मैंने लेक्चर में आपको पढ़ाया है। तो ये सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स के तौर पे आप देख लीजिएगा, लेकिन मेन जो है आप इसको लेक्चर में जाके देखिए कैसे रिडॉक्स रिएक्शन कैसे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a shiny brown colored element X on heating in air becomes black in color. Name the element X and the black colored compound formed. तो element X is copper, जो element X है वो copper है, और जो ब्लैक कलर कंपाउंड जो फॉर्म होता है वो आफ्टर रिएक्शन, यानी कि ऑक्सीजन के साथ जब कॉपर रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर जो है वो ब्राउन कलर का होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑन हीटिंग ये क्या बना, कॉपर ऑक्साइड, यानी कि ब्लैक कलर का कंपाउंड बना। तो कॉपर जो है वो ब्राउन कलर का होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑन हीटिंग वो कॉपर ऑक्साइड बना ब्लैक कलर का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। हम आयरन आर्टिकल्स के ऊपर पेंट अप्लाई क्यों करते हैं।
क्योंकि जो आयरन आर्टिकल्स होते हैं वो रस्ट कर जाते हैं, रस्ट का मतलब उनके ऊपर जंग लग जाती है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको बचाने के लिए हम उसके ऊपर किसकी कोटिंग कर देते हैं, पेंट को अप्लाई कर देते हैं। तो बाय कोटिंग पेंट ओवर आयरन आर्टिकल्स, पेंट लगाने से आयरन आर्टिकल्स के ऊपर जो मॉइस्ट एयर जो होती है वो उसके कांटेक्ट में नहीं आती है। किसी कांटेक्ट में नहीं आती है, आयरन के कांटेक्ट में नहीं आती है। तो जो मॉइस्ट एयर होती है वो अटैक नहीं कर पाती है आयरन की सरफेस को, इस तरह से हम उसको बचाते हैं रस्ट होने से, यानी कि रस्टिंग की प्रोसेस से नहीं होती है। तो क्या तरीका है आयरन आर्टिकल्स को बचाने का, उसके ऊपर कोटिंग कर दीजिए आप पेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन वाई, यानी कि ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड जो होता है उसको नाइट्रोजन गैस के से क्यों भरा जाता है, उसके पैकेट्स जो है। तो देखिए बेसिकली होता क्या है, जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है एयर में, और जो फूड है, फूड आइटम्स जो कंटेन करते हैं फैट्स एंड ऑयल्स, यानी कि जिसमें इसको बनाया जाता है फैट्स एंड ऑयल्स, वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके रेंसिड स्मेल देते हैं। रेंसिड स्मेल का मतलब होता है फाउल स्मेल, गंदी स्मेल देते हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, इसको बचाने के लिए क्या किया जाता है, या तो हम एयर टाइट कंटेनर्स में इसको रखते हैं। एयर टाइट कंटेनर से भी क्या होता है, थोड़ा सा रेंसिड स्मेल उसकी अवॉइड हो जाती है। आप देखते ही हैं जो चिप्स आते हैं पैकेट्स में, उसमें चिप्स कम रहते हैं, गैस ज्यादा रहती है। गैस क्या होती है, वो नाइट्रोजन गैस रहती है। तो नाइट्रोजन गैस जो है वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है रेंसिड स्मेल को, यानी कि इसमें फाउल स्मेल आने नहीं देता है। तो क्वेश्चन है, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन वाई। जो ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स हैं उनको नाइट्रोजन गैस उसमें क्यों भरी जाती है। फॉर एग्जाम्पल चिप्स की बात करें तो चिप्स में जो चिप्स का पैकेट आता है उसमें नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, जिसकी वजह से वो रेंसिड स्मेल होने के लिए, इनकी फाउल स्मेल से बचाती है फूड आइटम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। जो ऑयल एंड फूड कंटेनिंग फूड आइटम्स होते हैं उनको नाइट्रोजन गैस से क्यों भरा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो जो चिप्स के पैकेट्स आते हैं वो नाइट्रोजन गैस से भरे हुए होते हैं। तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, क्योंकि ऑक्सीजन जो है प्रेजेंट होती है एयर के अंदर, जो फैट्स एंड ऑयल प्रेजेंट होते हैं फैटी फूड में, वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आके एक रेंसिड स्मेल देते हैं, यानी कि फाउल स्मेल देते हैं, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। तो उससे कैसे बचाया जाए, तो या तो आप खाने को, या जो भी ऑयल कंटेन करता है खाना, उसको या तो आप एयरटाइट कंटेनर्स में रख दीजिए, या फिर आप क्या करिए, हमें बताइए कि मार्केट में किस तरीके से आते हैं चिप्स नाइट्रोजन गैस से भरे हुए होते हैं। तो जो नाइट्रोजन जो है क्या करता है, नाइट्रोजन काम ये होता है कि वो फूड आइटम को फ्रेश रखता है और ऑक्सीजन से कट ऑफ करता है। ठीक है, तो वही लिखा है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन एयर द फैट्स प्रेजेंट इन द फैटी फूड आर ऑक्सीडाइज्ड टू कंपाउंड्स व्हिच हैव अ बैड स्मेल, द फूड बिकम्स रेंसिड। Flushing with nitrogen cuts off the contact of food with oxygen and protects the food from rancidity. NCERT का ये लास्ट क्वेश्चन है कि explain the following term with one example of each, corrosion and rancidity. तो corrosion क्या होता है? Corrosion basically it is a process of slow and gradual conversion of metal into its compound by the attack of air and moisture. यानी किसी मेटल के ऊपर जब एयर या मॉइस्चर का अटैक होता है तो क्या होता है, वो जो मेटल है कोरोड कर जाता है। तो इसके एग्जाम्पल अगर हम बताएं तो रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑफ आयरन, जो आयरन के ऊपर जो रेडिश ब्राउन कोटिंग यानी कि जो जंग लग जाता है वो क्या होता है, कोरोजन का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। क्यों, क्योंकि जो रस्टिंग अगर हो जाती है, मतलब जो रस्टिंग है वो एक तरह का कोरोजन है। पर रस्टिंग वर्ड हमेशा हम आयरन मेटल के लिए यूज करेंगे, हम किसी और मेटल के लिए रस्टिंग वर्ड यूज नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आयरन जो है वो हमेशा उसके ऊपर पेंट करना चाहिए ताकि उसको रस्टिंग से बचाया जा सके, यानी कि मेजर कोरोजन से बचाया जा सके। दूसरा है ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, कुछ टाइम पीरियड बाद जो सिल्वर होता है उसके ऊपर भी एक ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है, वो भी कोरोजन का ही एक प्रोसेस है। नेक्स्ट है ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, जो तांबे के जो बर्तन होते हैं पूजा में आपने देखे होंगे मदर्स यूज करती है नॉर्मली, तो उसमें क्या होता है अगर आप पानी से धोकर जस्ट उसको रखते बाहर तो पानी कांटेक्ट में तो वो वैसे ही है, प्लस एयर के कांटेक्ट में भी आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा उससे वो एक अजीब सी ग्रीन कलर की लेयर बन जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं कोरोड कर गया कॉपर। तो कोरोजन का वो भी एक प्रोसेस है। तो इसीलिए मेटल्स को हमेशा कोरोड होने से बचाने के लिए उस पर ग्रीसिंग कर दी जाती है, ऑयलिंग कर दी जाती है, या फिर उस पर पेंट कर दिया जाता है। तो अलग अलग तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं मेटल को कोरोड होने से। तो बी पॉइंट है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में आपको क्वेश्चन नंबर 19, इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। तो आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीटली खत्म हो चुका है।
पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। तो कोई भी डाउट्स आए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।